architectural sanction drawing. My name is Himanish Bhattacharya, and I am from NSTIW Kolkata, Vocational Instructor in Architecture Department. हम लास्ट डे जितना तक ड्राइंग किए थे उसके बाद हम सेशन आगे बढ़ाएंगे. सैंक्शन ड्राइंग लेके हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट डेज. हम स्लाइड शेयर कर रहे हैं. हाँ, हम सैंक्शन ड्राइंग बनाने के लिए पहले म्यूनिसिपल बिल्डिंग रूल्स जो है उसका रेफरेंस लिया. उसके बाद हम मेनली 3 रूल्स को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़े थे. मेनली 3 रूल्स को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़े थे, जिसमें है ग्राउंड कवरेज, बिल्डिंग हाइट एंड ओपन स्पेसेस. तो ये 3 रूल्स को देखते हुए हम धीरे धीरे ड्राइंग को आगे बढ़ाए हैं. और अभी लास्ट डे हम जो लास्ट किए हैं, रूम्स को अलॉट किया है एज पर बिल्डिंग रूल्स. कितना रूम्स का डायमेंशन होना चाहिए, एरिया होना चाहिए. और क्योंकि ये एक छोटा सा रेसिडेंशियल बिल्डिंग बन रहा है तो इसमें बेडरूम, किचन, लिविंग डाइनिंग एरिया और हॉल, बालकनी, स्टेयरकेस ये सब रहेगा. तो लास्ट डे हम डिस्कशन में ये बोल रहे थे कि साउथ साइड पे 2 बेडरूम हम प्रोवाइड करने की कोशिश की है. स्टेयरकेस तो पहले ही बना दिए थे. वेस्ट में कोशिश किए हैं 2 टॉयलेट डिजाइन करने को, और फ्रंट पे एक बालकनी के साथ बेडरूम रखे हैं. मतलब 3 BHK एक यूनिट इधर रेडी हुई है. 3 BHK यूनिट रेडी हुई है. तो 3 BHK यूनिट में हम और भी एक काम कर सकते हैं, लेकिन ये वेस्ट साइड पे ये बेडरूम जो है, ये मास्टर बेडरूम हम लोग कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसके साथ हमको एक अटैच टॉयलेट भी प्रोवाइड करने के लिए मिल रहा है. राइट साइड पे इधर एक बालकनी भी हो सकता है. मेरे ख्याल से शायद रूम थोड़ा छोटा बढ़ जाएगा, इसलिए अभी हम इधर बालकनी नहीं दे रहे हैं. फ्रंट पे एक बालकनी ऑलरेडी हमको मिल चुका है. तो इसके साथ अभी हम क्या करेंगे, डोर विंडो पोजीशनिंग को हम देखेंगे बिल्डिंग का कैसे दिया जाता है. इसलिए ऑटोकैड में आप लोगों को ब्लॉक्स क्रिएट करना जरूरी है. ब्लॉक्स क्रिएट करना जरूरी है. तो ब्लॉक कैसे क्रिएट होगा, ये ऑटोकैड का जो मतलब हाउ टू नो ऑटोकैड इसमें चला जा रहा है. मैं ब्लॉक क्रिएट करके भी नहीं दिखा रहा हूँ. मेरे पास क्रिएटेड जो है कुछ सैंपल ब्लॉक्स ऑटोकैड ड्राइंग पे पहले से मौजूद है, जो कि हम पहले बना के रखे हैं. तो उसी को लेके क्या करेंगे हम लोग, ये ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ेंगे. नॉर्मली कुछ बेसिक पैरामीटर डोर विंडो देने के टाइम पे हम लोग को याद रखना पड़ेगा. प्रैक्टिकली म्युनिसिपल बिल्डिंग रूल्स पे डोर विंडो का जो विड्थ है उसमें बहुत ज्यादा रिजिडिटी नहीं है. आप कोई भी डायमेंशन दे सकते हैं, लेकिन एज पर आर्किटेक्चरल प्लानिंग कुछ बेसिक डायमेंशन डोर्स एंड विंडोज का हम लोग फॉलो करते हैं. जैसे कि स्टेयरकेस ब्लॉक से हम जब पहले लिविंग डाइनिंग एरिया में जाने के लिए कोशिश करेंगे, तो वो एरिया का वो डोर, यहाँ पे जो एक डोर आएगा वो सबसे बड़ा डोर होगा. साइज सबसे ज्यादा होगा डोर का, क्योंकि वहीं से फर्नीचर्स भी फ्लोर में आएगा.
सबसे बड़ा डोर होगा मेन एंट्री डोर। नॉर्मली एंट्री डोर बड़ा होता है, ये कॉन्सेप्ट तो हम लोगों के दिमाग में ऐसे ही बैठे हुए रहता है, तो एंट्री डोर बड़ा ही होगा। यहाँ पे लैंडिंग हम दिए हैं 1 मीटर। हम अभी क्या करते हैं, डोर थोड़ा बड़ा करने के लिए लैंडिंग को थोड़ा बढ़ा देते हैं। 125 हम इधर लैंडिंग को बढ़ा दिए, 1125 हो गया। अभी इसमें डोर प्रोवाइड करेंगे। इधर टॉयलेट का भी जो है डायमेंशन पैरेलली छोटा हो गया, क्योंकि बिल्डिंग का ये जो वॉल का लाइन है स्टेयरकेस का, उसी के साथ साथ इधर का जो रूम का जो वॉल है सेम लाइन पे हम ड्रैग किए हैं। हम डोर इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट D1000। हम पहले क्या किए थे, D1000 नाम से एक डोर ऑटोकैड में बना के रखे हैं, और अभी क्या कर रहे हैं कि जो जो डोर विंडोज का ब्लॉक बना के रखे हैं वो इधर डायरेक्टली प्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे टाइम शॉर्टेज होगा, क्योंकि हम लोगों को पूरा सैंक्शन ड्राइंग देखना पड़ेगा। तो अभी एक एक डोर और विंडो हम ड्रॉ करने जाए तो ड्राइंग में ज्यादा टाइम चला जाएगा। सैंक्शन ड्राइंग जो कि मेनली रिलेटेड है बिल्डिंग रूल्स से, उस बारे में डिस्कशन थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा। नॉर्मली हम कोशिश करेंगे डोर के दोनों तरफ 125 मिलीमीटर का एक बफर जोन रहे वॉल का, क्योंकि नॉर्मली वुडन डोर हम लोग प्लेस करते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, और वुडन डोर में जो हॉर्न होता है, आप लोगों को डोर का डिटेल के बारे में पता होगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंडर पे आप लोगों को दिखाया गया है कि वुडन डोर में जो टॉप हॉर्न होता है दोनों तरफ, वो हॉर्न जो है वॉल के अंदर घुस जाता है। तो जो 125 बफर जोन है वहां पे अगर हॉर्न आ गया तो बाकी वॉल जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा रेस्ट ऑफ द रूम का, और वो एरिया थोड़ा स्ट्रांग भी रहेगा। कभी कभी जगह की बहुत शॉर्टेज हो जाने की वजह से ये 125 नहीं मिलता है हम लोगों को, तब वो छोड़ के ही बैठाना पड़ता है डोर को। हम डोर को डोर लेयर में रख दिए। हम जीरो लेयर को करंट लेयर रख के हम डिफरेंट लेयर्स में काम कर रहे हैं। लेयर्स में काम करने की जो मतलब एडवांटेजेस है, थोड़ा ड्राइंग, थोड़ा इंफॉर्मेशन ज्यादा हो जाए ड्राइंग के अंदर, फिर हम डिफरेंट लेयर्स ऑन करके कैसे नेक्स्ट जो कुछ ड्राइंग का स्टेप्स है वो आगे बढ़ेगा, वो नेक्स्ट दिखाएंगे। तो हम इधर एक एंट्री डोर प्रोवाइड किया है। इधर पे किचन का डोर भी होगा जो 900 का दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए किचन का जो डोर है वो थोड़ा मेन डोर से थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, लेकिन इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मेन डोर हमेशा खुला नहीं रहेगा, मेन डोर हमेशा बंद ही रहेगा। और इसमें जब कोई एंट्री या एग्जिट करेगा ये रेजिडेंशियल यूनिट पे, तभी सिर्फ मेन डोर खोलना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से किचन का डोर थोड़ा मेन डोर का जो मूवमेंट का एरिया है उसके अंदर जा रहा है, उससे ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होता तो किचन का वेट जो है 1600 से थोड़ा ज्यादा करना पड़ता, और बेडरूम थोड़ा छोटा होता लेफ्ट में।
मैच प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, ट्रिम कर रहे हैं डोर डोर के अंदर का वॉल पोर्शन। ये जो लाइन थिकनेसेस है वो भी म्यूनिसिपैलिटी बिल्डिंग रूल्स को फॉलो करते हुए दिया गया है, जो कि पहले से लेयर्स बना के रखे हैं, वॉल का थिकनेस का, डोर का थिकनेस का, डायमेंशन का, टेक्स्ट का, डिफरेंट टाइप्स का लेयर हम पहले से बना कर रखे हैं। ड्राफ्टिंग में ये ट्रिमिंग करने की पोर्शन जो है वो हमेशा याद रखना, क्योंकि अगर वॉल लाइंस कंटिन्यूअस नहीं होगा, कहीं पे अगर ट्रिम करना आप लोग भूल गए तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है। प्रिंट आउट होने के बाद उसमें पता नहीं चलता है कि कौन सा फुल हाइट वॉल है, कौन सा हाफ हाइट वॉल है, बहुत सारे कंफ्यूजन होता है प्रिंट आउट में। तो इसलिए वॉल में जहां पे जंक्शंस होगा वहां पे ट्रिमिंग बहुत जरूरी है। किचन का डोर दिए, अभी बेडरूम का एक डोर प्रोवाइड करते हैं। नाइन 900 देते हैं बेडरूम का डोर, 900 मिलीमीटर। अभी इंसर्ट करते हैं D900। D900 नाम का भी एक डोर बना हुआ था जिसका डायमेंशन 900 मिलीमीटर है। डायरेक्ट इधर बिठा दे रहे हैं। ये भी डोर लेयर में डाल दिए। नॉर्मली हम जो जो ब्लॉक्स यूज करते हैं वहां पे बेटर होता है वो ब्लॉक के अंदर का सभी जो लाइंस या सभी एंटिटी जो है वो जीरो लेयर में ड्रॉ करना, और लाइन टाइप, लाइन वेट और कलर जो है डिफरेंट देके, लेकिन मेन जो प्रॉपर्टी है जीरो लेयर में रहेगा ऐसे ड्रॉ करना। कुछ कुछ केसेस में वो नहीं होता है, कुछ कुछ केसेस में होता है, जैसे कि डोर, हम जो डोर ड्रॉ किए हैं ये एक सिंगल लेयर में ही ड्रॉ किए, जीरो लेयर में, जिसमें अलग अलग कलर देके, लाइन टाइप अलग देके, हिडन लाइन, कंटिन्यूअस लाइन, ये सब किए हैं। इससे पॉजिटिव जो थिंग है वो है कि हम कभी चाहे, ड्राइंग थोड़ा क्लमजी लग रहा है लेकिन हमको उसमें काम करना है तो थोड़ा खाली चाहिए ड्राइंग, तो डोर का लेयर को हम ऑफ भी कर सकते हैं। कैसे? ले ऑफ बोल के कमेंट है, LAYOFF। ले ऑफ कमेंट देके डोर के लेयर के ऊपर क्लिक किया तो सब डोर ऑफ हो गया। फिर हम काम करने के बाद फिर से ले ऑन करके LAYON करके सब डोर को वापस अपनी जगह पे देख सकते हैं। तो ऐसे लेयर्स का बहुत सारा पॉजिटिव पॉइंट्स है, इसलिए लेयर हर वक्त यूज करना चाहिए। बेडरूम का डोर बना दिए। अभी टॉयलेट्स, ये कॉमन टॉयलेट है। इसमें डोर का वेट हम रखेंगे 750 मिलीमीटर। पूरा ड्राइंग मेट्रिक यूनिट पे हो रहा है जैसे कि नेशनल बिल्डिंग कोड फॉलो होता है। इंसर्ट कर रहे हैं D750 बोल के, और भी ब्लॉक बना हुआ था उसको इंसर्ट कर रहे हैं। दो लेयर में करते, इधर अटैच टॉयलेट होगा।
125 बफर वॉल ले लिए कॉर्नर से, फिर उसके बाद 750 का ऑफसेट दिया। ट्रिम कर रहे हैं बीच का पोर्शन। हमेशा आप लोग जब ड्राइंग करेंगे तो विदाउट एरर ड्राइंग करने का कोशिश कीजिएगा। लग रहा है कि वो लाइन के ऊपर से ही हम दूसरा लाइन खींच रहे हैं, वो लग रहा है ऐसी जो बात है दिमाग में मत रखना। मतलब लाइन के जहां जो एंड पॉइंट्स है उन्हीं वहीं से दूसरा लाइन खींचना है, वो देख लेना है। कभी कभी जूम करके चेक भी कर लेना पड़ेगा कि हम ठीक से किए हैं, क्योंकि सपोज ये थोड़ा गैप हो गया, देखिए हमको दूर से पता ही नहीं चलेगा कि वो गैप हो गया है, लेकिन बाद में जब दूसरा कैलकुलेशंस के टाइम आता है तब जरूरी हो जाता है कि ये सब एरर्स जो है वो एकदम ना रहे। एरर्स रहेगा तो कैलकुलेशंस में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि ऑटोकैड का अपना कैलकुलेट किया हुआ एरिया डायमेंशन वो सब देख के हम लोगों को कैलकुलेशंस कंप्लीट करना पड़ता है, तो जीरो एरर पे ही ड्राइंग करना पड़ेगा। शुरू में जो लोग बिगिनर्स है ऑटोकैड का, उनका शुरू में बहुत दिक्कत होता है कि मैं ठीक से ड्राफ्टिंग नहीं कर पा रहा हूँ, एरर रह जा रहा है। तो ठीक है, शुरू में दिक्कत आप लोग ले लीजिए, जितना भी दिक्कत होगा ले लीजिए। एक बार विदाउट एरर ड्राइंग करने की हैबिट हो जाएगी तो आप एरर कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अभी इनिशियली आप लोग अगर ड्राफ्टिंग में छोटा मोटा एरर करके निकल गए, आगे बढ़ गए, नेक्स्ट जो एरिया कैलकुलेशंस आएगा, एरिया कैलकुलेशन के टाइम पे आप देखेंगे कि बहुत सारा फ्रैक्शंस आ रहा है। फ्रैक्शन कैसे आ रहा है आप ढूंढ भी नहीं पाएंगे ठीक से, कहां से फ्रैक्शन आ रहा है। तब क्या करेगा, फाइनली आपको फिर से ड्राफ्टिंग शुरू से करना पड़ेगा, जो कि एकदम फुल्ली माने बेकार का लेबर देके आपको करना पड़ेगा। तो पहले से ड्राफ्टिंग को प्रॉपर कीजिए, विदाउट एनी एरर ड्राफ्टिंग कीजिए। ठीक है, फिर से हम इधर अभी दो बेडरूम जो है, ये दो बेडरूम्स का डोर बना रहे हैं। वॉल्स को 125 ऑफसेट कर लिए, फिर डोर का ओपनिंग जो है 900 मिलीमीटर रखेंगे, मतलब नियर अबाउट 3 फीट होता है 900 मिलीमीटर। ट्रिम कर दिए। डोर ओपनिंग बन गया। अभी इधर डोर भी बिठा देते हैं, इंसर्ट D900, डोर भी बैठा दिए। इससे क्या हुआ, हम लोगों को जो सर्कुलेशन एरिया है वो मिल गया। ये फ्लोर में जितना भी सर्कुलेशन एरिया है वो मिल गया। अभी देखिए, हम लोग 3 बेडरूम प्रोवाइड तो कर दिए, लेकिन हमें जो लग रहा है कि लिविंग डाइनिंग एरिया में स्पेस का शॉर्टेज है। क्योंकि हम सपोज डाइनिंग टेबल अगर सेंटर पे बिठाए, नहीं हो जाएगा, कैसे होगा हम बोल रहे हैं, हो जाएगा। हम एक सैंपल सोफा यूनिट छोटा ले रहे हैं।
हम इधर एक सोफा सेट 4 सीटर का दिए हैं, देखते हैं 4 सीटर सोफा सेट इधर एडजस्ट हो पाता है या नहीं। और एक वॉल कैबिनेट के लिए इधर एक जगह छोड़े हैं, जिधर टीवी, शोपीस, बॉटम में क्रॉकरी यूनिट, ये सब मिला के जो जैसे वॉल यूनिट बोलते हैं फुल हाइट का, उसके लिए प्रोविजन छोड़े हैं। हम लोग बना रहे हैं सैंक्शन ड्राइंग, सही बात है, लेकिन एक इनिशियल एक इंटीरियर प्लानिंग फ्लोर प्लान पे हम लोग को करके देखना पड़ेगा। फाइनली ड्राइंग बनने के बाद भी, कंस्ट्रक्शन के बाद जब क्लाइंट वहां पे फर्नीचर रखने जाए, ये ना हो जाए कि कहाँ पे क्या रखेंगे ठीक से उनको पता नहीं चल रहा है, तो वो घूम के आपके पास ही आएगा कि आप कैसे प्लान बनाए हैं जिसमें हम फर्नीचर ठीक से बैठा नहीं पा रहे। तो एक मतलब रफली एक थोड़ा छोटा हो भी, फिर भी एक लेआउट हम लोगों को देना पड़ेगा फर्नीचर का। क्लाइंट को अगर इनिशियली ये रिक्वायरमेंट ना भी रहा देखने का, तो तब भी हम लोगों को करके देख लेना पड़ेगा कि कैसा क्या हो रहा है। टॉयलेट का जो डोर है वो हम अपोजिट साइड पे कर दिए ताकि थोड़ा डाइनिंग के लिए जगह बन जाए। यहाँ पे टीवीज वगैरह रहेगा, मैं छोटे से दिखा भी देता हूँ। ये थोड़ा बहुत रेडी हुआ है लिविंग डाइनिंग एरिया का प्लानिंग। अभी बेडरूम्स में हम लोग एज पर एयर डायरेक्शन एंड पार्शियली एज पर वास्तु हम लोग प्रेफर करते हैं आइदर ईस्ट और साउथ में बेड का हेड प्रोवाइड करना। साउथ मतलब यहाँ पे टॉप या फिर लेफ्ट, ये दो ऑप्शन हमारे पास है बेडरूम का हेड बोर्ड उसी साइड देके प्रोवाइड करने का। तो एक बेड लाते हैं, कैसे ला रहे हैं पहले भी बोले कि हम ब्लॉक पहले से बना कर रखे हैं ये नेम नाम का, तो हम नेम टाइप करके जब इंसर्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर वो ब्लॉक आ जा रहा है। पहले हम ईस्ट में ही देखते हैं। बेड के साथ और भी फर्नीचर्स आएगा, पहले मैं बेड प्रोवाइड करता हूँ। और कोशिश करना पड़ता है कि डोर के एकदम ऑपोजिट में ही बेड का हेड ना दिखे, लेकिन हर एक प्रिंसिपल को मान के एक्चुअली छोटा बिल्डिंग का प्लानिंग हो नहीं सकता है, तो जितना हो सके हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये पहले यहाँ पे एक बेड प्रोवाइड किया, देखते हैं डिजाइन बाद में हो सके सिचुएशन के लिए चेंज भी हो सकता है। हम ये बेड को साउथ में हेड करके प्रोवाइड कर रहे हैं, देखते हैं फाइनली क्या आता है, देखते हैं।
कॉर्नर वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। और लकीली हम यहाँ पे जो 3 बेडरूम्स प्रोवाइड किए हैं वो कॉर्नर पोजीशन तीनों को मिल गया लकीली। तो क्या होगा कि कॉर्नर वेंटिलेशन होगा, दोनों कॉर्नर वॉल पे हम लोग विंडोज प्रोवाइड करेंगे। देखिए पहले फर्नीचर का पोजीशन देख लेते हैं। यहाँ पे भी एक बेड आएगा नीचे का बेडरूम पे, ऐसा कहीं पे शायद आएगा। मैं डायमेंशन को अभी ऑफ करता हूँ दूसरा लेयर में डाल के। डायमेंशन बहुत बीच में दिक्कत कर रहा है। LAY ले ऑफ करके डायमेंशन को ऑफ करके रखा। अभी देखिए इधर भी बाहर भी डायमेंशन है, ये ऑफ नहीं हुआ क्योंकि हम डायमेंशन का भी डिफरेंट लेयर्स बना के रखे हैं। बाहर का डायमेंशन का एक लेयर, अंदर का डायमेंशन का अलग लेयर। आपको जितना मतलब वैरायटीज आपके दिमाग में होगा उतना वैरायटीज का लेयर आपको रखना पड़ेगा। अभी क्लाइंट पूछे हैं कि हमको मैक्सिमम जितना एरिया और हाइट मिला के बिल्डिंग बनता है आप हमें दीजिए, मैक्सिमम जितना मिलता है आप हमें दीजिए। तो क्या हुआ कि हम लोग एज पर ओपन स्पेसेस हम मैक्सिमम कवरेज ले लिए। तीनों साइड पे 1.2 मीटर, बैक साइड पे 2 मीटर करके मैक्सिमम कवरेज हम ले चुके हैं ओपन स्पेसेस का। ग्राउंड कवरेज भी सेटिस्फाइड हुआ है और बिल्डिंग हाइट भी जो है ओपन स्पेस के साथ रिलेशन है। बिल्डिंग हाइट मैक्सिमम एज पर रोड विड्थ 7 मीटर, मतलब 2 स्टोरी बिल्डिंग होगा। ये पकड़ के ही हम ओपन स्पेसेस लेके आगे बढ़े हैं। अभी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि और कुछ क्या हो सकता है। ये और कुछ मैटर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली जो आपके रेगुलर क्लाइंट नहीं है उनके लिए। क्योंकि आप जब ये फ्लोर प्लान डिजाइन करेंगे एक बार उनको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि प्लान फाइनलाइज होने के बाद ही आप सैंक्शन ड्राइंग के जो फर्दर पार्ट्स है उसमें आगे बढ़ेंगे। तो क्लाइंट नॉर्मली क्या होता है, जो फ्लाइंग क्लाइंट होते हैं, जो फ्रेश क्लाइंट या फिर फ्लाइंग कस्टमर्स बोल सकते हैं होते हैं, वो आपके पास आके अपना रिक्वायरमेंट बता रहा है, आप उसके हिसाब से प्लानिंग बना रहे हैं। तो प्लानिंग बनाने के बाद वो तो कुछ एडवांस देके आपको काम चालू किया। अब वो प्लानिंग का प्रिंट आउट पूछेगा, नेचुरली आपको देना पड़ेगा। आप एडवांस लिए काम कर रहे हैं तो प्रिंट आउट पूछते हैं तो देना पड़ेगा। लेकिन क्लाइंट जो है बहुत बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि जैसे कि आपके पास आए और भी 2 जगह वो ऑलरेडी कांटेक्ट करके रखे हैं और उधर भी प्लान करने को बोले हैं। तो ये प्लानिंग फाइनली आपका इतना सेटिस्फैक्टरी होना पड़ेगा कि क्लाइंट आपके पास से ये फ्लोर प्लान लेके जाके दूसरे कहीं से कंपेयर करे तो भी आपका प्लान ही सबसे अच्छा रहे और वो आपके पास ही आके पूरा काम कंप्लीट करवाए। तो इसके लिए एक जो मेजर रिक्वायरमेंट है कि एरिया, क्लाइंट नॉर्मली छोटा बिल्डिंग के लिए जो मतलब मिडिल क्लास फैमिली से है, अपना फैमिली ठीक से एस्टैब्लिश करने के लिए जगह कम है, आपके पास आए प्लानिंग करने, तो उनको मैक्सिमम एरिया चाहिए होता है। माने ऐसा एरिया मैक्सिमम चाहिए होता है कि चाहे तो साइड का जो उनका लेफ्ट या राइट पे जो प्लॉट है उसमें भी अपना बिल्डिंग आगे बढ़ा दे तो अच्छा है। लेकिन हम लोगों को तो लिमिट में करना पड़ रहा है। तो और क्या हो सकता है एरिया, जो एरिया हम दिए हैं उसका बावजूद वो हम बोलने के लिए इतना कुछ बोल रहे हैं। अभी हम जाएंगे थोड़ा बिल्डिंग रूल्स का पेज में, जहां पे हम रूम्स का एरिया देख रहे थे लास्ट डे। KMC बिल्डिंग रूल्स, यहाँ पे बाथरूम का एरिया हम देख रहे थे। उसके नीचे देखिए, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। बाथरूम तो एरिया एज पर एरिया हम लास्ट डे कैलकुलेट करके चेक करके देख लिए थे कि हाँ बाथरूम आ जा रहा है। तो उसके बाद
और क्या क्या एरिया है, लॉफ्ट है। देखिए लॉफ्ट हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि टॉयलेट्स के ऊपर लॉफ्ट प्रोवाइड किया जा सकता है। उससे क्या होगा, स्टोरेज स्पेस बनेगा। हम एक बार लौट के जाते हैं ड्राइंग पे। ये दो टॉयलेट्स है। हम क्या कर सकते हैं, पार्शियली और फुल्ली दोनों टॉयलेट के ऊपर लॉफ्ट बना सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि एक ये जो अटैच टॉयलेट है इसके ऊपर का लॉफ्ट का जो एंट्री है वो रूम के अंदर से हो, बाहर से ब्लॉक हो। और कॉमन टॉयलेट का जो लॉफ्ट, दो लॉफ्ट अगर बनाए तो इसके ऊपर का एंट्री जो है लिविंग डाइनिंग एरिया से हो, तो क्या होगा, दोनों टाइप का सामान रह सकता है। कभी लॉफ्ट देने के लिए नॉर्मली क्या होता है, हम लोग एक रेक्टेंगल खींच के ऐसे बनाते हैं। ये पूरा हिडन लाइन पे दिखा जाता है। आप लोगों को पता होगा कि हिडन लाइन कहाँ कहाँ पे यूज होता है। मतलब हम जिस लेवल पे फ्लोर प्लान बना रहे हैं उस लेवल से ऊपर या नीचे किसी भी साइड का, माइंड इट, ऊपर या नीचे किसी भी साइड का कोई चीज जो कि वो फ्लोर लेवल पे जिस लेवल से हम फ्लोर को हॉरिजॉन्टली कटिंग करके फ्लोर प्लान को इमेजिन करते हैं उस लेवल पे ना रहे, तो हम उसको वो फ्लोर प्लान पे दिखाने के लिए हिडन लाइन यूज करते हैं। इतना बड़ा लॉफ्ट की जरूरत नहीं है, फिर भी हम दिखा रहे हैं। ये रेक्टेंगल्स और ये क्रॉस दिया हुआ, ये जो पूरा लाइंस है इसको हम हिडन लाइन पे दिखा के अगर एक नोट दे दे, जब टेक्स्ट हम लोग इंसर्ट करेंगे डिफरेंट एरिया पे तब वो नोट देंगे, लॉफ्ट एबोव बोल के लिख के एक नोट दे सकते हैं। लॉफ्ट इतना बड़ा ना होकर थोड़ा छोटा भी हो सकता है, जैसे कि हाफ पोर्शन लेके भी हो सकता है। एज पर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, क्लाइंट कितना ज्यादा सामान रखेंगे। ऐसा दो लॉफ्ट, ये लॉफ्ट जो है टॉयलेट के ऊपर का, ये मास्टर बेडरूम से एक्सेस है, और ये लॉफ्ट जो है टॉयलेट के ऊपर ये लिविंग डाइनिंग एरिया से एक्सेस है। तो ये एरिया आप लोगों को ज्यादा मिल रहा है बिल्डिंग पे, आउटलाइन के अंदर है लेकिन स्पेस ज्यादा मिल रहा है। ये सब प्रोवाइड करना क्लाइंट्स को मतलब सेटिस्फाई करने के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। क्लाइंट को आप दिखा के बोल सकते हैं कि इधर पे आप अलग से आपको हमें स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड किया है आपके लिए, तो क्लाइंट सोचेंगे हाँ तो अच्छा हुआ, थोड़ा मेरा एरिया ज्यादा निकला यही एरिया के अंदर। और क्या क्या हो सकता है, ये तो बिल्डिंग लाइन के अंदर ही हम लोग किया लॉफ्ट। अभी बाहर पे भी कुछ प्रोजेक्शंस लिया जा सकता है, उसमें जा रहे हैं। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एरिया बढ़ाने के लिए। लेज, लेज नॉर्मली अभी लोग देते नहीं है। जो हम रूम के अंदर पे कुछ स्टोरेज स्पेस के लिए एक स्लैब यूज करते हैं, वॉल से निकला हुआ रहता है, एक्चुअली वो दिखने में उतना अच्छा नहीं लगता है। वो अभी लोग उतना ये प्रोवाइड नहीं करते हैं लेज। और हम जो ढूंढ रहे हैं वो है कपबोर्ड, सर्विस फ्लोर, गैरेज, रूफ, बेसमेंट। Actually, we are not.
जस्ट ए मिनट, मैं ढूंढ रहा हूँ, लॉफ्ट इधर नहीं मिल रहा है। ओ लॉफ्ट तो ऊपर ही था, सॉरी मैं मिस कर गया, एकदम फर्स्ट में ही लॉफ्ट था। हाँ लॉफ्ट में इधर देखिए, लॉफ्ट में क्या बोला गया है, लॉफ्ट में बी परमिटेड इन बिल्डिंग्स ऑफ ऑल यूजर ग्रुप। सेकेंड पॉइंट क्या है, द एरिया ऑफ एनी सच लॉफ्ट शैल बी restricted to 25% of the area of the floor of any room, of the area of the floor of any room other than inhabitable room, provided 100% of the area may be covered over any corridor। और क्या बोले हैं, मैक्सिमम हाइट बिटवीन एनी लॉफ्ट सीलिंग, ठीक है। हाँ ठीक है, हम लॉफ्ट तो कर दिए। अभी कबर्ड, हाँ मिल गया। कबर्ड है एक्सेम्पशन रिलेटेड टू ओपन स्पेसेस, ये चैप्टर में मतलब ओपन स्पेस चारों तरफ हम जो छोड़े हैं, ये कबर्ड का जो एरिया है वो ओपन स्पेसेस के अंदर भी आ गया तो वो पकड़ा नहीं जाता है। यहाँ पे ओपन स्पेसेस का जो चार्ट है, हम पहले ये जो ओपन स्पेसेस का चार्ट फॉलो करके ड्राइंग के चारों तरफ छोड़े थे, उसका 2-3 पेज आगे जाने के बाद ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इन केस ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग ओनली, द प्रोजेक्शंस ओवरहैंगिंग of wardrobes, alcoves, cupboards, and shelves shall be permitted at floor level up to 50 centimeters from the first floor level and above the above sorry and above, and provide the area of each such cupboard shall not be exceed 2 square meter। मतलब क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर लेवल के ऊपर के कोई भी पोजीशन से आप लोग ओपन स्पेसेस के अंदर भी, मतलब चारों तरफ जो छोड़ा गया था 1.2 मीटर इन 3 साइड्स एंड बैक साइड 2 मीटर, उसमें भी आप प्रोजेक्शन बढ़ा के कार्डबोर्ड बना सकते हैं। कार्डबोर्ड मतलब नॉर्मली क्या होता है, बॉक्स अलमीरा हम लोग इन जनरल टर्म्स यूज करते हैं, वो टेक्निकल टर्म है नहीं। हम जो बोलते हैं कि रूम के अंदर बॉक्स अलमीरा है, क्या बॉक्स अलमीरा क्या होता है, वॉल के अंदर घुसा हुआ एक अलमीरा जिसका जो शटर है वो वॉल लेवल पे आ जाता है, और डेप जो है वॉल के अंदर एक बॉक्स टाइप का बन के उधर रहता है। लेकिन ये जो चीज है ये हम ग्राउंड फ्लोर पे प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे सर्कुलेशन के लिए जो एरिया है वो हमको क्लियर छोड़ना पड़ेगा, जो कि 1.2 मीटर है ये बिल्डिंग के लिए, और भी हाई राइजर बिल्डिंग के लिए और भी ज्यादा होगा। तो ग्राउंड फ्लोर में ये क्लियर कवर हम नहीं ले सकते, लेकिन अपर फ्लोर में, यहाँ पे हम 2 स्टोरी बिल्डिंग का डिजाइन कर रहे हैं, तो अपर फ्लोर में फर्स्ट फ्लोर में हम ऐसे बॉक्स अलमीरा, जो जनरल टर्म से बोला जाता है, या फिर वार्डरोब, या फिर कुछ भी आप बोलो, एल्कोव, कपबोर्ड, ये हम प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन क्या क्या लिमिटेशन है उसमें, हर एक कपबोर्ड का एरिया जो है वो 2 स्क्वायर मीटर पर हैबिटेबल रूम से ज्यादा नहीं होगा। एंड यहाँ पे बोला गया है, एंड शैल नॉट एक्सीड 3% ऑफ द रेस्पेक्टिव ग्रॉस फ्लोर एरिया ऑफ द बिल्डिंग सच कपबोर्ड फॉर्म ए पार्ट। और क्या बोले हैं, exterior open space this can be extend to 60 centimeter from the first floor onwards for the buildings having side open spaces more than 2.5 मीटर। यहाँ पे क्या बोले हैं, एक्सटीरियर ओपन स्पेस में ये जो कपबोर्ड है
वो 600 मिलीमीटर तक बाहर में जा सकता है अगर उसका साइड ओपन स्पेस जो है वो 2.5 मीटर रहा। यहाँ पे हमारा साइड ओपन स्पेस है 1.2 मीटर, तो यहाँ पे 60 सेंटीमीटर हम बाहर नहीं लेके जा सकते हैं, थोड़ा कम लेके जाएंगे। हम ड्राइंग में जाते हैं, 2 स्क्वायर मीटर है मिनिमम एरिया। अभी हम क्या करेंगे, ड्राइंग में देखिए कहाँ कहाँ पे दे सकते हैं कपबोर्ड। जैसे मुझे जो दिख रहा है बेड का पोजीशन के हिसाब से कपबोर्ड यहाँ पे हो सकता है। कितने लिए देखते हैं, एक्सटर्नल प्रोजेक्शन कितना लिए, 700 नहीं होगा, इससे कम करना पड़ेगा। ये मैक्सिमम प्रोजेक्शन है। कपबोर्ड का जो विड्थ है, कपबोर्ड का जो विड्थ है वहां पे हम देख सकते हैं कि 1.2 मीटर लिए है, ये सफिशिएंट रहेगा कपबोर्ड के लिए। ऐसे कपबोर्ड प्रोवाइड किए। यहाँ पे अलमीरा बन सकता है या फिर रेडीमेड अलमीरा इधर पे घुसाने के बाद ये फिट भी हो जाता है इसमें। ये कबर्ड का पोजीशन हुआ, तो क्या हुआ, हम लोगों को रूम के अंदर कोई एक अलमीरा या फिर वार्डरोब जो देना पड़ता, वो एरिया रूम के अंदर हमारा खाली मिल गया। वहां पे दूसरा फर्नीचर बैठ सकता है, नहीं तो वो ओपन भी रह सकते हैं, क्योंकि रूम के अंदर नॉर्मली थोड़ा स्पेस रहता है तो अच्छा है। कभी कभी स्पेस की कमी की हो जाने की वजह से रूम में, बेडरूम में स्पेस ऐसे कम रहता है, फिर भी जितना हो सके हम ज्यादा प्रोवाइड करेंगे। तो अभी हम एक रूम में कबर्ड प्रोवाइड किया, अभी दूसरे रूम में भी करेंगे, लेकिन आज हमारे पास टाइम नहीं है। मीटिंग थोड़ा लेट से स्टार्ट हुआ और 12 बजने लगा है। तो अगर किसी को कुछ क्वेरी होगा तो हमें प्लीज अभी क्वेरी सेशन चालू कर रहा हूं, अपना क्वेरी बताइए। रेज हैंड बोल के एक ऑप्शन है, रेज हैंड ऑप्शन में आप क्लिक करके रखिए, हम आपसे क्वेरी पूछ लेंगे। रेज हैंड बोल के जो ऑप्शन है उसमें क्लिक कीजिएगा, किसी को अगर कुछ क्वेरी रहेगा तो हम उनको उनका अनम्यूट करके उनका वॉइस हम क्वेरी पूछ लेंगे। मुझे लगता है आज किसी का क्वेरी नहीं है, बहुत अच्छी बात है, टाइम भी हो गया है। तो नेक्स्ट डे हमारा नेक्स्ट सेशन में हम ड्राइंग को और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास कब रहता है आप चेक कर लीजिएगा, जहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिला है ये क्लास का। हम रात